अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एल्कोहल पढ़ा रहा था। एल्कोहल में मैंने आपको पढ़ाए थे अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा और कुछ नेम रिएक्शन बताई थी मैंने। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एस्टर द्वारा एल्कोहल का निर्माण। क्या पढ़ेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एस्टर द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड एवं एस्टर द्वारा एल्कोहल का निर्माण, क्योंकि हमारी एल्कोहल निर्माण की विधियां चल रही थी। तो देखिए, जब हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं LiAlH4, यहाँ पर मीडियम, ब्लैक का मीडियम क्या लेते हैं? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। सेकेंड इसका क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस। तो हमें एल्कोहल प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? एल्कोहल। देखिए किस प्रकार मैकेनिज्म होती है इसकी। क्या प्राप्त हो गए हमें? एल्कोहल। मैकेनिज्म देखिए, ये मैंने R ग्रुप मान लिया। सपोज ये क्या है अपना? R ग्रुप। क्या है? R ग्रुप। तो यहां पर क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको मैंने पहले बताया था अपचयन अभिक्रियाओं में LiAlH4 होता है। LiAlH4 का काम क्या होता है? हाइड्राइड डोनर होता है। ये इसको हाइड्राइड देगा, LiAlH4 क्या देगा? इसको हाइड्राइड H- देगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? H-। ये क्या बन जाएगा? HO नेगेटिव, यहाँ पर OH, ये बन गया। देखिए, अब देखिए यहां पर अपने पास क्या है? सेकंड नंबर पर H2O। H2 क्या करता है? H2 पर क्या होता है? H+ और OH-। और ध्यान रखना, ये जो H2 होता है ये होता है एसिडिक मीडियम में। ये कैसे मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम में। तो देखिए, ये एसिडिक मीडियम का जो H है, हम ये कह सकते हैं ये किसको? OH, जो OH है उसको क्या दे देगा? अपना एक H+। जब ये इसको अपना H+ दे देगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? O नेगेटिव OH2 पॉजिटिव। जब ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा यहां से H2O बाहर, और क्या बनेगा आपका? RCH। अब आपने इसकी मैकेनिज्म पहले ही पढ़ी है, फिर दोबारा इसकी किसके साथ रिएक्शन होगी? LiAlH4 के साथ। देखिए, एक तो मैकेनिज्म ये है कि इस प्रकार जब एसिडिक मीडियम होता है, ध्यान रखना, जब एसिडिक मीडियम होता है तब तो इस प्रकार रिएक्शन होगी। जब ये एसिडिक मीडियम नहीं है, तो क्या होगा? एसिडिक मीडियम नहीं होने पर क्या होगा? यहां से जो ये H+ निकलेगा वो इस O नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? OH। क्या बना लेगा? OH। देखिए, यहां से जब एसिडिक मीडियम नहीं है, यहां पर तो क्या है? एसिडिक मीडियम, यहां पर एसिडिक मीडियम नहीं है, तो देखिए क्या बना लेगा? OH। इधर भी क्या है? OH। ये आपका हाइड्राइड H। अब आपको पता है कि एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा? H2O, और वही सेम प्रोडक्ट प्राप्त होगा RCOOH। ये क्या है आपका? एल्डिहाइड। यहां पर भी क्या है? एल्डिहाइड। व्हाट फर्क किसका है? मैकेनिज्म का। यहां पर यदि एसिडिक मीडियम है तो मैकेनिज्म किस प्रकार होगी? इस प्रकार। यदि एसिडिक मीडियम नहीं है तो मैकेनिज्म किस प्रकार होगी? इस प्रकार। ध्यान रखना। अब देखिए, ये आपका क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड से सेम वही रिएक्शन जो हमने कार्बोनिल कंपाउंडों की LiAlH4 के साथ पढ़ी थी। LiAlH4 क्या करता है? हाइड्राइड डोनेट करता है। तो यहां पर क्या बना लेगा? RO नेगेटिव H, यहां पर भी H। ये क्या डोनेट क्या दे देगा इसको? हाइड्राइड। अब देखिए हम इसका क्या कराएंगे फर्दर हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस में H+ इसके पास चला जाएगा, O नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा, H+, यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH। ये क्या बन गया, RCH2OH, क्या बन गया, RCH2OH। इससे आगे की ये मैकेनिज्म तो यहाँ पर भी सेम होगी, सिर्फ अंतर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, यहाँ एसिडिक मीडियम नहीं है। अब देखिए ये तो हो गया अम्ल के द्वारा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा एल्कोहल का निर्माण। अब हम इसकी जगह क्या लेते हैं, एस्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, एस्टर। देखिए एस्टर किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। एस्टर क्या होते हैं, RC≡O, ये एस्टर होते हैं। इसकी रिएक्शन सेम किसके साथ करा रहे हैं, LiAlH4 और सेकंड वो इसका हाइड्रोलाइसिस। समझ में आया। अब देखिए इससे भी क्या बनेगा, RCH2OH। हमें एक प्रोडक्ट क्या मिलेगा, RCH2OH, जो अपना मेन प्रोडक्ट है। क्या है, मेन प्रोडक्ट, मुख्य उत्पाद। मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म किस प्रकार है। देखिए RC≡OR' जब LiAlH4 इसके साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है LiAlH4 क्या डोनेट करेगा, हाइड्राइड डोनेट करेगा। तो H इसके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से जुड़ जाएगा, RO नेगेटिव OR'। यहाँ पर क्या है आपका H, हाइड्राइड डोनेट किया तो क्या जुड़ा है, H। अब देखिए ये जब ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वापस बॉन्ड बनाता है तो यहाँ से OR ग्रुप क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और OR ग्रुप क्यों बाहर होता है, मैंने आपको पहले बताया था। OR ग्रुप कैसा ग्रुप है, वेस्ट लीविंग ग्रुप। क्या है, वेस्ट लीविंग ग्रुप। तो ये क्या बना लिया, एल्डिहाइड। फिर हम इसकी वही सेम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, LiAlH4। सेम रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिलेगा, O नेगेटिव, यहाँ पर भी H, ये H जुड़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से इसने एक H दे दिया, यहाँ पर हाइड्राइड दे दिया, ऊपर नेगेटिव चार्ज। फिर हम उसका क्या कराएंगे, फर्दर हाइड्रोलाइसिस कराने पर क्या मिलेगा, RCH2OH। यही हमारा मेन प्रोडक्ट है, वही बना है। देखिए ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर द्वारा एल्कोहलों का निर्माण। लिख लीजिए इसे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ऑक्सो अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, ऑक्सो अभिक्रिया। अब देखिए इस ऑक्सो अभिक्रिया में सबसे पहले किसका निर्माण होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स का निर्माण होता है। कार्बोनिल कंपाउंड से निर्माण होता है एल्कोहलों का। अब देखिए इसमें क्या होता है, एल्कीन होती है। एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है। किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में, कोबाल्ट। ये क्या है, कोबाल्ट, और ये क्या है आपका कार्बोनिल। किसकी उपस्थिति में कराई जा रही है, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल हाइड्राइड। क्या, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनिल हाइड्राइड। ये समझ में आया। अब देखिए जब इसकी उपस्थिति में कराई जाती है तो यहाँ पर हमें दो प्रकार के
क्या मिलते हैं, दो प्रकार के क्या मिलते हैं आपको, यहाँ पर दो प्रकार के एल्डिहाइड समूह मिलते हैं। क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड समूह। दो प्रकार के एल्डिहाइड समूह कैसे हैं, देखिए यहाँ पर ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। फिर इनकी रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन हम फिर कराते हैं किसकी उपस्थिति में, Cu और Zn की उपस्थिति में। किनकी उपस्थिति में, Cu और Zn की उपस्थिति में। तो हमें इनसे फर्दर क्या मिलती है, एल्कोहल प्राप्त होती है। क्या मिलती है, एल्कोहल। क्या मिलती है इनसे हमें, एल्कोहल। क्या मिल गई हमें इनसे, एल्कोहल। कुछ नहीं करना, सिर्फ CHO समूह को किस में चेंज करना है, CH2OH में। क्या करना है, जो इस समूह को CH2OH में चेंज करना है, CHO समूह को। ये समझ में आया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, नेक्स्ट रिएक्शन है रेपे सिंथेसिस। इसको उतार लीजिए। ये तो ऑक्सो अभिक्रिया थी। नेक्स्ट अभिक्रिया है रेपे सिंथेसिस, रेपे संश्लेषण। रेपे सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, एल्कीन की रिएक्शन किसके साथ कराई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O के साथ। किसके साथ कराई जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, एक तो एल्कोहल प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, एल्कोहल प्लस CO2। क्या प्राप्त होती है, एल्कोहल प्लस CO2। ये कौन सी अभिक्रिया है आपकी, रेपे सिंथेसिस। ये तो हो गए आपके मोस्टली एल्कोहल बनाने की विधि। और बहुत सी रिएक्शन है, जैसे डाइएजोनियम लवण से भी एल्कोहल बनाते हैं। तो उन डाइएजोनियम वाली रिएक्शन को कंपेरेटिवली अध्ययन के लिए हम किस में पढ़ेंगे, फिनोल में पढ़ेंगे। उसको किस में पढ़ेंगे, फिनोल में। जैसे मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ उस रिएक्शन की। क्या होता है, RNH2 की रिएक्शन कराई जाती है HNO2 के साथ। किसके साथ कराई जाती है, HNO2 के साथ। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनता है, ROH N2 गैस प्लस H2O बार। क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होती है, नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। तो ये रिएक्शन हम डिटेल्ड में फिनोल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये फिनोल में दिया हुआ है आपको कि जो इसमें क्या बनता है। आपको पता है HNO2 के साथ जब एमीन रिएक्शन करती है तो क्या बनता है, डायजोनियम लवण। तो उस डायजोनियम लवण कौन सा स्टेबल होता है, कौन सा अनस्टेबल होता है, किस लिए ये प्रोडक्ट बनता है, किस लिए, और सारी रिएक्शन हम किस में पढ़ेंगे, फिनोल में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या टॉपिक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि एल्कोहलों में क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंक्लूड होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक प्रकार से क्या होता है, आकर्षण बल होता है। बॉन्डिंग जहाँ पर भी आता है, कोई भी बॉन्ड बनाता है वो किसके द्वारा बनाता है, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा।
अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन और किसी और एटम का बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता क्या है कि हाइड्रोजन एवं अधिक विद्युत ऋणी मतलब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के मध्य होने वाले आकर्षण को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम तथा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य बना बंध क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंध। मैंने बोला है कोई परमाणु है जेड, कोई परमाणु है जेड, इससे जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, इससे कौन सा एलिमेंट बॉन्ड बनाएगा? हाइड्रोजन। तो ये जेड कैसा होना चाहिए? जेड कैसा होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। कैसा होना चाहिए जेड? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तभी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? एग्जिस्ट कर पाएगी। अब देखिए हम ये तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तथा हाइड्रोजन के मध्य बनने वाले बंध को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ये बॉन्ड कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला कौन सा होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और सेकंड कौन सा होता है? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दो प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पाए तो ये किस किस के बीच में जाएंगे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच। लेकिन अंतर क्या होता है? इन दोनों में अंतर है क्या? तो इंटर, जहाँ पर इंटर शब्द आता है वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? ध्यान रखना, वहाँ होंगे मिनिमम 2 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? मिनिमम 2 मॉलिक्यूल। और जहाँ इंट्रा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नाम आए, क्या नाम आए? इंट्रा मॉलिक्यूल। अब इंट्रा का मतलब होता है, इंट्रा का मतलब खुद में, अंतः मतलब खुद में। तो यहाँ पर मिनिमम मॉलिक्यूल कितना होगा? 1। कितना होगा? 1। अब देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर का मैं एग्जांपल बताता हूं। ROH, इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए मैं ROH, मैंने कोई भी एल्कोहल ली है, उसके मध्य किस प्रकार हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एल्कोहल में कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य जो बंध बनेगा वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो मैं डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूँ वो क्या होंगी? सारे हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये देखिए ये एल्कोहल का एक अणु है, ये एल्कोहल का दूसरा अणु है। तो इन दोनों दो एल्कोहल के अणुओं में, मतलब दो अणुओं में, क्या? 2 अणुओं में, 2 अलग अलग अणुओं में यदि ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यदि यही बॉन्ड किसी एक ही अणु में पाया जाए उसे क्या बोलेंगे? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पढ़ते हो आप ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या पढ़ते हो? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। क्या होता है? देखिए ये आपकी फिनॉल होती है, ऑर्थो पोजीशन NO2 ग्रुप जुड़ा होता है, तो ये क्या हो गया आपका? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अब देखिए मैं इसको
इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं, देखिए किस प्रकार। OH, इधर N डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये आपका NO2 समूह है, ये आपका OH समूह है। यहाँ पर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? ऑक्सीजन। और यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। दोनों के मध्य जो भी इंटरेक्शन होगा क्या होगा? इंटरेक्शन। ये क्या है? इंटरेक्शन। तो ये क्या, कौन सी बॉन्डिंग होगी आपकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? मैंने बताया था जब हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के अंदर पाया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर। ये कैसा होगा? इंट्रामॉलिक्यूलर। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग अणुओं के मध्य पाया जा रहा है तो वो कौन सी होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैंने आपको समझाया क्यों है, देखिए ये तो आपको इंटरमॉलिक्यूलर में समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे बॉन्ड मिल रहा है तो उसके अट्रैक्शन फोर्स, मतलब उसमें एक एडिशनल अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है। बॉन्डिंग का मतलब एडिशनल अट्रैक्शन फोर्स मिल रहा है उसको, तो इनको तोड़ना आसान नहीं होता। क्या होता है? तोड़ना आसान नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनके गलनांक और क्वथनांक होते हैं समावयवी एल्केनों से ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर देखिए लेकिन यहाँ पर ये किसका निर्माण हो गया? कीलेट रिंग का निर्माण। आपको पता हो तो देखिए ये एक प्रकार से एक रिंग का सा निर्माण हो गया। तो इस रिंग को क्या बोलते हैं? इस रिंग को बोलते हैं कीलेट रिंग। क्या बोलते हैं? कीलेट रिंग। और जैसे जैसे कीलेट रिंग बढ़ती जाती है, किसी भी अणु में जैसे जैसे कीलेट रिंग बढ़ती जाती है तो उस अणु का गलनांक क्वथनांक समावयवी एल्केनों से क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे उस अणु के गलनांक क्वथनांक बढ़ेंगे, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ेगी उस अणु के क्वथनांक गलनांक क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये किसी दूसरे के साथ तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर में, खुद के साथ ही बॉन्ड बना पा रहा है, तो इसे इजीली क्या करते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। और आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती। अब समझ में आया हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? मैंने यही डिस्कस किया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के मध्य बनने वाला जो इंट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या बनने वाला बंध होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने दो प्रकार के बताए थे, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर में मैंने बताया था कि दो अलग अलग परमाणुओं के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। और किसी एक ही परमाणु के अंदर बनने वाला हाइड्रोजन बंध क्या कहलाएगा आपका? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहलाएगी आपकी? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कीलेट रिंग सिर्फ इंट्रामॉलिक्यूलर में बने, इसमें भी बन सकती है इंटरमॉलिक्यूलर में। आपने एसिटिक एसिड सुना होगा, एसिटिक एसिड में भी कीलेट रिंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कीलेट रिंग का। तो देखिए मैं आपको बस यही मैंने इसलिए बताया कि आप इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं गलनांक क्वथनांक उनको अच्छे से डिफाइन कर सको, ये आपके समझ में आ गया। अब देखिए मैं आपको एक छोटी चीज़ लिख रहा हूँ, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह के। अब हम पढ़ेंगे इनके गलनांक क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे? गलनांक और क्वथनांक। क्या पढ़ेंगे? एल्कोहलों की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज। और सबसे मोस्ट पूछे जाने वाली फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी है आपका? एक तो बॉइलिंग पॉइंट, एक तो कौन सी है? बॉइलिंग पॉइंट, और एक है मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी कौन सी है आपकी? मेल्टिंग पॉइंट।
एक तो बॉइलिंग पॉइंट और एक कौन सी है, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों किस प्रकार बढ़ते हैं, किस प्रकार घटते हैं। देखो जैसे जैसे ये है ROH CH2OH, ये क्या है RCH2 का होल ट्वाइस OH। अब देखिए जैसे जैसे आप CH2 के मान बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे जैसे किसी भी एल्कोहल का अनुभार बढ़ता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक या बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज। तो मैं ये कह सकता हूँ बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू होते हैं मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। और दूसरी भाषा में ये कह सकता हूँ जैसे जैसे आप इसमें CH2 बढ़ाते जाओगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, इंक्रीज। ये तो आपका कैसा बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर। कैसा बिहेवियर है, नॉर्मल बिहेवियर। अब इसमें डेविएशन कहाँ पे आता है, जब इसमें क्या जुड़ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेविएशन कहाँ आ जाता है इसमें, कहाँ पर, जहाँ पे जुड़ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या इसमें क्या ऐसा करती है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के मान बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। देखिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, मैंने अभी आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एक एक्सटर्नल फोर्स होती है, मतलब एडिशनल फोर्स होती है, एक एक्स्ट्रा फोर्स होती है। एक्स्ट्रा फोर्स होने के कारण क्या होता है, एक्स्ट्रा फोर्स होने के कारण हमको एक्स्ट्रा क्या, इस अणु को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा तो मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी तो मतलब एनर्जी या तो आप दोगे उसके हीट के रूप में, तो क्या करोगे, या तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा या उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जब कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही है, ध्यान रखना कौन सी बॉन्डिंग पाई जा रही है इसमें, जब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि देखिए ROH एक तो आप इसे गर्म कर रहे हो नॉर्मल, प्लस इसमें एक और फोर्स लगा लिया इन अणुओं को बांधने के लिए, कि इनको अणुओं को आपस में बांधने के लिए। तो इन अणुओं को दूर दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम ये कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब देखिए आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि दो आपस में लोग बंधे हुए हैं, दो आपस में लोग बंधे हुए हैं, तीसरा उन्हें आकर और भी क्या कर ले, आपस में तीनों आपस में बन जाएं, तो दोनों को छुड़ाना आसान होता है या दोनों को छुड़ाना आसान होगा। यदि तीन लोग, एक तो इसके ये फोर्स तो है ही है, ये दोनों ये बॉन्डिंग्स तो है ही है, इसके साथ इसमें क्या और जुड़ गई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या और जुड़ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके अणुओं को दूर दूर करना आसान नहीं होता। और आपको क्या करना है, इसको जब यदि क्वथनांक निकालना है तो वाष्प में चेंज करना है, वाष्प में चेंज करना है तो इसके अणु दूर दूर करने हैं, मतलब तो दूर दूर करने के लिए क्या करना है, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। और टेम्परेचर में जो इंक्रीज होता है तो हम ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, या मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब देखिए सेम, ये तो हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर, लेकिन क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर में जैसे क्या बन जाती है, रिंग बन जाती है, कीलेट रिंग बन जाती है। क्या बन जाती हैं, कीलेट रिंग। क्या बन जाती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। मैंने अभी बताया था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एसिटिक एसिड। दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं, एसिटिक एसिड। देखिए एसिटिक एसिड, यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पाई जा रही है, यहाँ पर
इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग पाई जा रही है और ये आपको दिख रहा हो तो 6 मेंबर रिंग का निर्माण कर रही है। और तो ये कौन सी रिंग होती है? कीलेट रिंग। कौन सी रिंग होती है? कीलेट रिंग। और जैसे जैसे कीलेट रिंग्स बढ़ती हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्टली इसमें लिख देता हूं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट और